GTV में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल ये तो अपनी जगह हकीकत है ना कि पिछले पौने 2 साल, अब तो 2 साल होने को आ रहे हैं, जिस बीमारी ने, जिस वबा ने सारी दुनिया को दहलाया हुआ है। और कहा जा सकता है कि दूसरी जंग अज़ीम बल्कि पहली जंग अज़ीम के बाद इतनी अमवात, इतने मुतासरीन किसी वबा से नहीं हुए। जैसे कि मैंने कहा कोरोना, जी हाँ, अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में हलाकतें लाखों, मुतासरीन करोड़ों। पड़ोसी मुल्क इंडिया का क्या कहना, वहाँ रोज़ाना 4000 अमवात, 4-5 लाख मुतासरीन। और जैसे मैं पहले हमेशा ये कहता हूँ कि शायद खुसूसी करम है अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान इतने इस मुदी मरब में इस तरह मुब्तला नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल किसी के घर में एक भी मौत हो तो वो जानता है कि ये कितना बड़ा उसके लिए अलमिया उसके फैमिली के लिए होता है। चाइना ने बड़ी हेल्प करी और वहाँ से हमें मुफ्त हमारे पास वैक्सीन आई। लेकिन ये खुशखबरी तो आप तक आ चुकी होगी कि पाकिस्तान ने भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। कोई इस तरह ये ना समझे कि लोकली हम तैयार कर रहे हैं, बल्कि चाइना से जो आई उसको हम तैयार किया और 1,20,000 डोज तैयार कर लिए गए हैं। और इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये सिंगल डोज होंगे। आमतौर पर जैसे हम और आप लोग बहुत सारे लगाते हैं, एक दिन लगाते हैं तो उसके कोई 3 हफ्ते बाद हमें बुलाया जाता है दूसरी वैक्सीन के, कुछ असरात भी होते हैं। तो इस वैक्सीन की जो पाक वीसी का जा रही है, सिंगल डोज लगना शुरू हो जाएंगे। और ये जो हम अभी तक बहुत लाखों में हैं, कहते हैं महीनों में शायद हम करोड़ लोगों के ऊपर लगा दें। हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं और माविन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए। डॉक्टर साहब से मेरे ताल्लुकात जब ये शौकत खानम के सरबराह होते थे, हाँ जी, 2.5 ऊपर हो गए और गाहे बगाहे डॉक्टर उनसे मुलाकातें होती रहीं। शौकत खानम लाहौर, अब कराची में भी कर रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर साहब जिस तरह शौकत खानम के लिए मेहनत करते थे, उसी तरह कोरोना वैक्सीन के लिए भी उसी तरह करें। डॉक्टर साहब, एक तो शुक्रिया, मुझे इल्म है कि आजकल तो आप दिन के 16-18 घंटे मसरूफ़ रखते हैं, आपकी नवाजिश के आप तशरीफ़ लाए, तो ये तो अच्छी खबर है डॉक्टर साहब। तो इसे हम पाकिस्तान वैक्सीन ही कहेंगे ना, पाकिस्तानी वैक्सीन जैसे चीनी, रूसी कहते थे डॉक्टर फैसल सुल्तान? इसको पाकवैक का नाम ब्रांड किया, लेकिन ये एक्चुअली ओरिजिनली वो कैंसाइनो वाली वैक्सीन है। और ये वही वैक्सीन है मुजाहिद साहब जिसका ट्रायल पाकिस्तान में हुआ था, अगर आपको याद हो तो। इसकी जो प्रूफ है इसकी एफिकेसी का, वो पाकिस्तान में ही हासिल हुआ था। और ये बहुत अच्छी वैक्सीन है और सबसे आसानी है कि सिंगल डोज की है। और पाकिस्तान में ये कॉन्सेंट्रेट से फिल हो रही है। तो अभी जो इसकी तैयारी का है, एक बड़ा अहम मरहला पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन ये एक अहम कदम है जिसे कहते हैं सेल्फ रिलायंस की तरफ। लेकिन डॉक्टर साहब, जो ज़्यादा अहम बात यह है कि हम इसलिए खुशी का इजहार कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में जब वैक्सीन तैयार हुई, क्योंकि चाइना से जब आती थी 5 लाख या 3 लाख आने में वक्त लगता था। अब आप जो इसको प्रोसेस कर रहे हैं उससे शायद तेज़ी आई, क्योंकि हम 3 माह में शायद 3.5% लगा सके, शायद करोड़ से भी कम, 75 या 80 लाख। तो हम ये तवक्को करें कि इस साल के आखिर तक, क्योंकि अब देखें जो लंदन महफूज हुआ है 0, शायद उसका सबब यह है कि 70% के वैक्सीन लग चुकी है। तो क्या तवक्को की जाए कि इस साल के आखिर तक 50 या 60% वैक्सीन लग जाएगी और हम बड़ी हद तक महफूज हो जाएंगे फिर इससे आवाम की अक्सरियत? डॉक्टर साहब, हर्डल्स तो हैं मुजाहिद साहब, लेकिन मैं समझता हूं कि ये हर्डल्स अबूर हो सकती हैं। आप पूछेंगे कैसे? मैं इसके 3 हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि वैक्सीन की फराहमी, यानी उसकी अवेलेबिलिटी, और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन बना रहे हैं 3-4 मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन्स के ज़रिए। कैंसाइनो है, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, उसके अलावा एस्ट्राजेनेका है और अब कुछ फाइजर भी। तो सबसे अहम बात यह है कि इसकी फराहमी शुरू में स्लो थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो सप्लाई लाइन है वो थोड़ी बेहतर हो रही है। तो एक तो वो मरहला था और उसमें लगातार हम खरीदारी करे चले जा रहे हैं। दूसरी चीज है इसकी रीच, यानी जो इसकी लॉजिस्टिक्स है, आपने कैसे पहुंचानी है, लास्ट माइल तक कैसे पहुंचानी है, लोगों के करीब तरीन कैसे पहुंचना है। अभी तो वो लोग आके लगवा रहे हैं और लाखों की तादाद में लगवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगवा रहे। रोज 3 लाख से ऊपर, एक दिन तो 3,80,000 लोगों ने लगवाई। लेकिन बात यह है कि अगर हमने इसको करोड़ों में लेके जाना है तो हमें लोगों के
के करीब तर जाना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन सेंटर्स और बहुत सी इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज और उसके अलावा जो सेक्टर्स हैं जैसे एजुकेशन है, इनके ऊपर हमने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया ताकि वहां से लगे। और आखिरी चीज ये है कि आपने लोगों को कन्विंस भी करना है। हम समझते हैं 50-60% लोग तो बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं लगवाने को, लेकिन उनके लिए आपने वो आसानियां पैदा करनी है जो मैंने पहले बात की। तो इंशाल्लाह ये होगा और मैं समझता हूं कि ये जो 50% वाला टारगेट है, ये 70% वाला, ये टफ तो है लेकिन नाकाबिले तस्खीर नहीं। डॉक्टर साहब एक और पहलू से, और क्योंकि मुझे ईद में ज़रा दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ और जब मैं फ़्लाइटों में बैठा जाते हुए और फिर वापस आया तो ये खुद ذاتی तजर्बा हुआ। और यकीन आप जिस जगह पर मौजूद हैं और इस पूरी एक बड़ी वॉर ही तकरीबन लड़ रहे हैं अपने और कॉम्पिटेंट लोगों के साथ, सिविल एंड मिलिट्री, तो हमने ये देखा कि जो खलीजी रियासतें हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस जो हैं सफ़र कर रहे होते हैं। यानी वो कहीं दुबई से और केरला से होते हुए कराची के जहाज़ में बैठे थे, फिर हमने देखा कि और जगह से आ रहे थे। पेशावर का तो आपके सामने का वाक़या है कि उसमें 100 पॉजिटिव निकले जो पेशावर एयरपोर्ट पर उतरे। हालांकि वो जिन जगहों से आए थे वहाँ क्लियर हुए, यकीनन एयरपोर्ट पर या फिर इंटरेक्शन उनका जहाज़ों में हुआ होगा। तो ये जो खलीजी रियासतों से आने वाले, और फिर जो अब तो इंडियन के तो 4 केसेस आ चुके हैं कंफर्म। इनमें पता चला कि 3 बाहर से थे और अफ्रीकन भी आ रहे हैं। तो ये जो हमने जब फ़्लाइटें खोली और ये ट्रांजिट उसमें जो थे वो हमारे साथ उन्होंने सफ़र किया, ख़ासतौर पर इंडियन ने, तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा नहीं डॉक्टर साहब? अभी तक बहुत बड़े ख़तरे से महफूज रहे हैं, इसको भी आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं डॉक्टर फैसल? जी, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। देखिए जाहिद साहब, एक स्टेज के ऊपर हमने फैसला किया था कि मुख्तलिफ ममालिक को 3 कैटेगरीज में तकसीम करेंगे। कैटेगरी ए वो थी जहाँ के बीमारी की शरह बहुत थोड़ी थी और वहाँ से बीमारी आने का बहुत थोड़ा चांस था, तो उनके ऊपर कोई ख़ास शराइत नहीं थी। कैटेगरी सी वो थी जहाँ बीमारी या कोई ऐसा ख़तरनाक स्ट्रेन था जिसकी वजह से हमारा ख्याल था कि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस और बंदिशें लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ से आने की कुल्ली तौर पर इजाज़त नहीं थी सिवाय स्पेशल एग्जाम्पशन के, और बाकी तमाम ममालिक जो थे वो कैटेगरी बी में थे। फिर ये फैसला हुआ कि हमें ये लगा कि जब लोग आते हैं तो कई दफ़ा वो टेस्ट उनका वो बाहर से लेके आए होते हैं, वो पता नहीं कितना मुस्तनद होता है, और चूंकि हमें हर मुल्क की हर लैब की का मुस्तनद होना या उसकी रिलायबिलिटी का पता नहीं, तो फिर हमने ये किया कि हमने कहा कि अराइवल के ऊपर तमाम आने वालों का टेस्ट होगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट। और ये जितने लोग हैं इधर उधर से वेरिएंट जो आए हैं खलीजी ममालिक से हमें नज़र आए हैं, और वो तमाम तर जो हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए ही पता चले हैं, और फिर नतीजतन वो लोग जो पॉजिटिव थे उनको क्वारंटीन में रखा गया है ताकि वो आगे बीमारी ना फैला सके। तो हतल वसा इसकी कोशिश की गई है कि वो जो तमाम मैकेनिज्म है इनको डिटेक्ट करने का और इनको क्वारंटीन करने का वो अच्छे तरीके से चले। ये बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि जो थर्ड कंट्रीज है, देखें अगर आप किसी एक मुल्क से ट्रैवल तो बंद कर लें, लेकिन अब वहाँ के लोग किसी तीसरे मुल्क में भी जा रहे हैं, वहाँ जहाज तो छोड़ें, उसके अलावा आम जिंदगी में भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये इसी को किसी हद तक रिस्क को कम करने की खातिर ट्रैवल करने से पहले प्री बोर्डिंग हम एक टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद फिर अराइवल के बाद भी दोबारा टेस्ट कराते हैं। देखिए जो दौरान सफ़र है ना, जो जहाज़ की फ़्लाइट के दौरान का जो रिस्क है उसको कम करने के 2 मेजर तरीके हैं। एक तो मास्क का इस्तेमाल है, जो हम ज़ाहिर है सब रेकमेंड करते हैं, तमाम एयरलाइंस कहती हैं इसको पहन के रखें, लेकिन ज़ाहिर है अगर बीच में कहीं चाय पानी खाना आता है तो उस वक्त तो मास्क उतरता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जहाज़ है उसके अंदर जो एयर एक्सचेंजेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तमाम जो ये जदीद जहाज़ हैं, मॉडर्न जहाज़ जो हैं, इनमें हवा का जो चेंज है वो इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारी डाइल्यूशन इफेक्ट होती है, और उसकी वजह से जहाज़ के दौरान, जहाज़ के अंदर एक मुसाफिर से दूसरे मुसाफिर को इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत कम होते हैं। ज़ीरो नहीं होता लेकिन कम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे इल्म है कि आप
24 से मेरे ख्याल में 16-18 ही घंटे इसमें हर तरह सूबों का भी ख्याल रखते हैं, ऊपर लेवल पे भी गैर ममालिक से भी राब्ते में रहते हैं, और आपने मेरे लिए वक्त निकाला। और मैं आपको बता चुका था कि लंदन से ये ख़बर आई है कि वहाँ पर एक भी मौत नहीं हुई, यानी लास्ट 24 आवर्स में। और इस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद 24 घंटे में लंदन शायद खुल जाए, जो हमारे बड़े लोगों के लिए, हम भी कभी कभी चले जाते हैं, दूसरा घर है लंदन। अतर काज़मी हमारे सीनियर सहाफ़ी वहाँ मौजूद हैं और हमेशा मैं उन्हें ज़हमत देता हूँ वहाँ कोई बड़ा वाक़या हो। अतर काज़मी से मैं मालूम करना चाह रहा था कि कोरोना से जो अमवात 0 रह गई हैं उसका सबब क्या है, और फिर ये भी सबसे ज़्यादा जो अहम बात हमारे लिए है कि लंदन जो है वो कब खुलेगा, बरतानिया कब खुलेगा, क्योंकि सेकंड होम हमारे यहाँ पाकिस्तान का तकरीबन हो गया था और है भी। अच्छा से मेरे ख्याल राब्ता हमारा हो जाएगा ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वल्वी आपको खुशामदीद कहता है। सॉरी अतर, आपसे लंदन से अच्छी खबर लेना चाह रहा था, गालिबन अच्छी खबर बन नहीं रही कि ये आ गई कि बुरी खबर, यानी आपसे राब्ता ही मुनक़ते हो गया। तो ये बहरहाल बड़ी अच्छी बात है कि लास्ट 24 आवर्स में लंदन में 0 अमवात रहीं। तो ये किस तरह काबू पाया गया? फिर ये भी मैं बाद में पूछूंगा कि फिर आना जाना हमारा होगा या नहीं होगा। जी अतर। जी मुजाहिद साहब, जैसा कि आपको भी मालूम है कि बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 1,27,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। ऐसे में 14 माह के दौरान पहली दफा बरतानिया में ये खबर अब सामने आई है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई भी मौत वाक़या नहीं हुई कोरोना वायरस की वजह से, जिसको लोग यहाँ पे बड़े पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। और खुसूसन हुकूमत का ये कहना है कि क्रेडिट जाता है उस वैक्सीन के अमल को जो बड़े पैमाने पे यहाँ पे जारी है। अब तक तकरीबन 4 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और हुकूमत कहती है कि अगर इसी तरह वैक्सीन का अमल जारी रहा तो आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें भी कमी आ जाएगी। अगर हम कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो इसी बरतानिया के अंदर मुजाहिद साहब तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे 500 से लेके 1000 से ज्यादा अफराद की अमवात वाक़या हो रही थी और हजारों केस रोज रिपोर्ट होते थे। अगर आप गुज़िश्ता 24 घंटे की फिगर्स देखें, पॉजिटिव केसेस की तकरीबन 3000 के करीब केस हुए। लेकिन कुछ अरसा आप अगर पीछे जाते हैं तो एक ऐसा भी मौका आया कि बरतानिया में 50,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस रोजाना की बुनियाद पे हो रहे थे। लेकिन अब ये जो अच्छी खबर आई है इसकी वजह से अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो लॉकडाउन को खत्म करने का अमल है, जो रोड मैप है, उसके ऊपर अमल दरामद होगा और बहुत जल्द टूरिस्ट के लिए और जहां पे सयाह आते हैं और दीगर जो ऐसे मुकामात हैं जो यहाँ की मुकामी आबादी के लिए भी बंद हैं, उनको खोल दिया जाएगा। जी तो अतर, ये जो मैं जैसे अच्छी खबर कर रहा था, यानी अगर मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, अब तो भूल भी गया हूँ, बल्कि शायद इस साल से गुज़िश्ता साल शायद फरवरी में मैं आखिरी बार आपसे आया था, आप लंदन, और उसके शायद 2 हफ्ते बाद ही लॉकडाउन और फिर सफ़र सब ख़त्म हो गए थे। तो अब हम कब तक एक्सपेक्ट करें? क्योंकि लंदन तो दुनिया का हब है। लोग कहते हैं ना, जब कोई ज़िंदगी से बेजार हो जाए तो लंदन चला जाए, वो आपको खुशियों से भर देगा। गालिबन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लंदन में आते हैं, उनकी जो पूरी इकॉनमी है उस पर खड़ी हुई है। तो ये कब तक एक्सपेक्ट करें कि फ्री, फिर जो हीथ्रो सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा जहाज उतरते और चढ़ते थे, तो ये कब ट्रैवलिंग के लिए ओपन हो जाएगा? फिर हमारे हज़ारों बच्चे एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, उसके लिए अतर। अच्छा, जहां तक सफरी पाबंदियों का ताल्लुक है, बाहर से आने वालों का, खुसूसन पाकिस्तान से आने वालों का, उसमें एक इशू ये है कि बरतानिया ने मुख्तलिफ ममालिक को मुख्तलिफ लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ग्रीन लिस्ट में हैं, आप बरतानिया से वहां पे जा सकते हैं और वहां से आप बरतानिया आ सकते हैं बगैर क्वारंटीन किए हुए, आपको किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ममालिक हैं जो एम्बर लिस्ट के ऊपर हैं, उसमें आपको PCR
PCR टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है, अपने घर के अंदर क्वारंटीन करनी पड़ती है, तो फिर भी आप उन ममालिक का सफर कर सकते हैं, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक हैं जो रेड लिस्ट में हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। रेड लिस्ट से आप वो ममालिक जो रेड लिस्ट में शामिल हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, अगर आप पाकिस्तान से बरतानिया आना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसी सूरत में आ सकते हैं, या फिर आप बरतानवी नेशनल हो या फिर आप यहां के परमानेंट रेजिडेंट हो। अगर आपके पास टूरिस्ट वीजा है, विजिटर वीजा है, तो इस वक्त आप पाकिस्तान से बरतानिया नहीं आ सकते। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जितने अच्छे फिगर्स आ रहे हैं पाकिस्तान से और कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें कमी आ रही है, तो अब ये ख्याल किया जा रहा है कि रवा माह ही हो सकता है कि बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को एम्बर लिस्ट के अंदर डाल दे, यानी उसका जो दर्जा है वो कम कर दे खतरे का, जिसकी वजह से पाकिस्तानी शहरी भी बरतानिया आ सकेंगे। उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा लेकिन फिर भी वो बरतानिया का सफर कर सकेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जी पाकिस्तान जल्दी से ग्रीन लिस्ट या एम्बर लिस्ट पे आएगा और आप भी बरतानिया आ सकेंगे, आपसे भी मुलाकात होगी और दीगर जो दोस्त बरतानिया विजिट करना चाहते हैं वो भी बरतानिया आ सकेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल है मैं जो आपके घर भी आया हूँ, मेरे ख्याल इस घर में अगर हफ्ता 2 हफ्ते रहने में कोई हर्ज नहीं होगा। आप ड्राइंग रूम में या आपके ड्राइंग रूम में और उसके आसपास आपको तो हिल में हर 4 कदम पे जो है वो, खैर इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। शुक्रिया अतहर काज़मी। और एक अहम जो है मसला वो है मईशत का, और आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इंतहाई बरहम हुए हैं केपी में, जहाँ तहरीक इंसाफ की 2 बार हुकूमत आई है, और उन्होंने इतने शदीद रद्द-ए-अमल का किया है, ऑब्जर्वेशन किया है कि आज वो हेडलाइन बन गई हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने केपी हुकूमत को कहा है कि जनाब आपको सरकारी मुलाजमतें देने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया, और उससे भी ज़्यादा संगीन निज़ाम लगाया है कि जी आप IMF वर्ल्ड बैंक से बराह रास्त ले रहे हैं फ़ंड। हमारे साथ मेरे मुमताज़ माहिर मईशत, फिर वज़ीर ख़जाना रहे मुशर्रफ दौर में डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मईशत में हुकूमत दावे कर रही है और फिर कह रहे हैं टैक्सेस भी ले रहे हैं, इस पर तो ज़रा ज़्यादा मैं तफसील से बात करूँगा, लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी तो बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन आई है, और उनका ये कहना कि आप लोग जो गैर ममालिक से फ़ंड लेकर प्रोजेक्ट के बजाय तनख्वाहें देने के लिए, पेंशन देने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, ये तो बराह रास्त जो है इमरान खान साहब पर उन्होंने हमला किया है, जो PTI जहाँ 2 बार गवर्नमेंट में आ चुकी है। डॉक्टर साहब जी देखें, आई थिंक एक तो ये है कि हमारे जितने भी फॉरेन लोन्स होते हैं वो इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न के थ्रू प्रोसेस होते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न, जो वर्ल्ड बैंक, IMF और तमाम दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके थ्रू हम उन्हीं से प्रोविंसेस इनके थ्रू ही बात करते हैं। कई कर्जे ऐसे होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट लेके फिर फर्दर रीलैंड कर देती है सूबे को, और उसकी फिर एक अपना इंटरेस्ट रेट पे वो करती है। और कई कर्जे ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टली वो पे करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर डेट सर्विसिंग। सो आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट तो हर वक्त इन्वॉल्व रहती है, इंटरनेशनली आप कर्जे लेने जाएं, बल्कि अगर आप डोमेस्टिकली भी कर्जे लें तो फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर जनरली नहीं आप कर्जे ले सकते प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है कि जब तक प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट से कोई कर्जा लिया हुआ है प्रोविंस ने, तो वो नए कर्जे अगर लेना चाहता है डोमेस्टिकली भी, तो उसको फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। सो आई थिंक इसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन की है उसमें तो कोई मसला नहीं है, और जो भी प्रोविंस है वो इंटरनेशनल कर्जे जो है वो प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू ही लेते हैं।
डॉक्टर मैं इस हवाले से दूसरा सवाल भी करना चाह रहा था, लेकिन चले आपने इतनी वजाहत कर दी इस सवाल में। वो जो मैं दूसरा सवाल कर रहा था कि क्योंकि बालाट प्रोविंसेस करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने चाइना से बराह रास्त किया था सिंसियर, उसके बजाय मैं डायरेक्ट अपने ये कह लें तो मैं तीसरे सवाल पे आ जाता हूँ, दूसरे को स्लिप करता हूँ कि ये जो हुकूमत बड़ा सेलिब्रेट कर रही है कि जनाब हमने उनके मीडिया मैनेजर्स, उनके इक़्तिसादी मैनेजर कह रहे हैं कि 3.9% का GDP हो गया, टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके ट्रिकल डाउन क्यों नहीं हो रहे डॉक्टर साहब? अब आप ये देखें ना कि महंगाई डबल फिगर में आ गई, गालमन 10.11 और 4। अभी कल डॉक्टर फ़ारूक बड़े मुमताज़ मायशत कह रहे थे कि जो गरीब तरीन लोगों की तादाद में 3 करोड़ से ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ये जो भले आपका GDP वो हो, बैंकों के मुनाफे हों, हमें तो ये देखना है ना कि लोगों को क्या मिला डॉक्टर साहब, आवाम को क्या मिला? नहीं मुजाहिद साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में रहा है पिछले चंद सालों में, और हमारा तो जो 2018 में दिवालिया सा हो गया था, और आपको पता है कि रोज़ाना का जो खसारा था, रोज़ाना का हमारा एक्सटर्नल अकाउंट पे जो खसारा था वो $100 मिलियन रोज़ाना हमें चाहिए थे जस्ट टू स्टे इवन, और फाइनेंस जो हम अपनी ट्रेड को कर रहे थे। तो वो हालात में पाकिस्तान की इकॉनमी थी, और जब आप फाइनेंस नहीं कर सकते इतने बड़े खसारे, तो फिर आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। एक है कि आप डिफ़ॉल्ट कर दें, और डिफ़ॉल्ट करने का मकसद है कि कोई आप 50 साल पीछे चले जाते हैं और फिर आप इंटरनेशनल सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। अब उसका एक अपना एक रूट है जो चलता है, और वो बड़ा तकलीफ देह रूट है। तो दूसरा जो ऑप्शन है कि आप IMF के पास जाएं, और PTI गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन और भी ट्राई किया कि दोस्त ममालिक से कुछ अगर मिल जाए सपोर्ट, तो खासी हद तक मिली, लेकिन इतनी नहीं थी कि जितनी आपको ज़रूरत थी। सो 10-12 बिलियन डॉलर्स हमने अरेंजमेंट की सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह के साथ, और डिफर्ड पेमेंट तेल की भी की। उससे ये फ़ायदा हुआ कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, लेकिन परमानेंटली उससे बचने के लिए आपको डॉक्टर साहब ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो एदाद शुमार हैं माशाल्लाह, क्योंकि आप लोग इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अथॉन्टिक इकोनॉमिस्ट, अथॉरिटी हैं बल्कि मैं कहूँगा, लेकिन आम आदमी तो नहीं जानता ना। वो तो जब मुर्गी लेने जाता है, जब घी लेने जाता है, जब चावल लेने जाता है, जब रिक्शा में बैठता है, डे बाई डे जो उसको प्रॉब्लम होती है, तनख्वाह तो वही मिलती है, बल्कि वक्त पे भी नहीं मिलती है। अब इसकी क्या मैं तफसील में जाऊँ, और हम ये कहें कि 3.5 मिलियन डॉलर, मतलब जो महंगाई है, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था, फिर बेरोज़गारी है, और तो ये जो आमतौर पर हम तो ये समझते थे कि जो अगर बड़े बड़े मंसूबे, मतलब कराची में KCR है, कराची रेलवे जो सर्कुलर रेलवे है, ये जो ग्रीन लाइन है, अगर ये खुलती, इसमें हज़ारों लोगों को नहीं लाखों लोगों को जॉब मिलते, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बराह रास्त कराची के अवाम को फ़ायदा पहुंचता। अब ये दोनों मंसूबे पिछले 4 साल से और 5 साल से पड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट ये जो आ रहे हैं इनके पास फंड, इनमें क्यों नहीं लगाती डॉक्टर साहब, जिससे रोज़गार पैदा हो, महंगाई कम हो? जी देखें, ये जो रिफॉर्म्स का पीरियड है, इसमें आपके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की जो फिस्कल डेफिसिट है, जो आपकी आमदन का डेफिसिट है, उसके ऊपर भी IMF की कंडीशंस थी, और उसमें ये था कि आप प्राइमरी डेफिसिट जो है उसको आधे % पे लेके आएंगे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो भी आप अपनी डेट सर्विसिंग के अलावा जो खर्चा करते हैं वो अपने वसाइल से आप करेंगे। सो वो जो बड़े बड़े आप बोरो करके प्रोजेक्ट्स करते थे, उसकी अब गुंजाइश नहीं थी। सो आपको बोरोइंग जो है अब सिर्फ आपको डेट सर्विसिंग के लिए आप कर सकते थे।
तो अगर आप उसके तनाजुर में देखें तो ज़्यादातर काम जो है वो अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हुकूमत का जो PSDP है अब उसको बढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपकी आमदन बढ़ती जा रही है। जो अभी आपने देखा FBR के रिजल्ट्स रेवेन्यू के अच्छे आए हैं। इस साल का जो PSDP है वो 900 अरब के करीब जाएगा और वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा ताकि इकॉनमी की जो कम्पिटिटिवनेस है उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही हैं और इसमें जो लोन्स भी लिए जाते हैं उसके ऊपर भी बड़ी सख्त शर्त है कि ये लोन्स के जो वैल्यूएशन होगी, इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न्स इनके बहुत हाई होंगे क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मसलन अगर आप जी मैंने कहा सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप इंटरप्ट करूं, लेकिन डॉक्टर साहब यकीनन बहुत सारी बातें आपकी आ गई, लेकिन मेरे ख्याल जो मैं सवाल कर रहा था और आप जिस वजह से जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन मैं क्या करूँ कि कैमरे के पीछे चाह रहा है कि मैं ब्रेक की तरफ आऊँ कि एक और अहम जो डेवलपमेंट नेशनल लेवल पर हो रही है वह है कश्मीर का इलेक्शन, जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद बल्वी एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है और एक और अहम मसला इस हवाले से भी कि कश्मीर तो हम करते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो जुलाई में होने वाले इलेक्शन थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि क्योंकि बहरहाल जो कोरोना की अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि इस वक्त ये मुनासिब नहीं और उसमें कुछ वो तारीख़ में इजाफ़ा करना चाह रहे हैं। इस पर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नून लीग के, उन्होंने उसकी सख्त मुखालफत की है और उनका कहना है कि इलेक्शन हर सूरत में हों। हमारे साथ साबिक़ कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं, वहाँ की सबसे बड़ी तंजीम जो है कदीम तंजीम ऑल पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके सरबरा सरदार अतीक अहमद ख़ान हमारे साथ हैं। जी सरदार साहब, तो अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं आपके यकीनन दोस्त भी रहे हैं, वो तो कहते हैं हर सूरत में इलेक्शन हो और दरअसल हुकूमत और दीगर पार्टियां जो बेनिफिशरीज की हो सकती थी वो धांधलियां कर रही हैं पहले ही से, यानी इलेक्शन मुलतवी कराने की। क्या कहते हैं सरदार साहब? मुजाहिद साहब, बात यह है कि NCOC ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, जो रूटीन की प्रैक्टिस है कि हालात आज़ाद कश्मीर में कैसे हैं, चूँकि आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों कोरोना जो है वो 28% तक 27% तक चला गया था और ख़ुद हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी बड़े ड्रास्टिक मेजर्स लिए हैं। बाज़ जगहों पर बहुत मज़ामत भी हुई, लेकिन उनने बाज़ार बंद किए, स्कूल बंद किए, कॉलेज बंद किए। एक सिचुएशन है, अब ये खालिसन टेक्निकल बात है कि NCOC मुतल्लिका इदारा है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है, लेकिन इससे पहले इस तजवीज़ पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ख़ुद गौर कर रहे थे। चूँकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया, कुछ मीडिया के लोगों से कहा कि ये इलेक्शन को क्यों आगे करना चाहते हैं। ख्याल ये था, उनको बाज़ माहिरीन ने कहा था कि अब इलेक्शन आगे हो तो शायद आपको नए बजट में थोड़ा बहुत कामकाज करने का मौका मिल जाएगा। अभी जो सिचुएशन है वो खालिस्तान प्योरली एक हेल्थ ग्राउंड्स पे है और ये जो वबाई मर्ज़ है इससे सारी दुनिया के अंदर इसका एक ख़ास हवाला है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को ख़त मिलने से पहले, उसका जवाब आने से पहले, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में जब पहुंचा था तो उन्हें चाहिए था कि वह वज़ीर आज़म को बताते, वज़ीर आज़म कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाते, लोगों से मशवरा करते और एक कंसेंसस ओपिनियन देते। लेकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने राजा फारूक हैदर खान साहब ने जिस फ्रस्ट्रेशन का और जिस डेस्परेशन का इज़हार किया टीवी के ऊपर, वो जो पार्लिमानी निज़ाम उन्होंने माशाल्लाह इरशाद फरमाई, तो इसलिए ये सारी बात उस अंदाज में देखने वाली है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं, कितने दिनों के लिए होते हैं। असेंबली तो 29 जुलाई को हुकूमत अपना वक्त पूरा कर लेगी, उससे आगे फिर कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये बात वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ठीक कही कि ये खालिस्तान आइनी मसला है और आइनी मसाइल हल किए जाते हैं। अगर कोई आइनी मसला है, मुझे नहीं पता कि कोरोना की क्या सूरत है, लेकिन अगर आइनी मसला है तो उसे हल किया जा सकता है
अलबत्ता ये बात ज़रूर पैदा होगी कि असम्बली की मुद्दत आगे जाएगी, हुकूमत की मुद्दत आगे जाएगी या इंतखाबात आगे जाएंगे। आई होप कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई असम्बली अपनी मुद्दत 2 महीने के लिए आगे कर सकती है तो वो किसी दिन कहे जी मैं 5 साल के लिए अपनी मुद्दत आईनी तौर पर आगे कर रहे हैं, हम तो अगले 5 साल इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हुकूमत तो आगे नहीं जा सकती 29 जुलाई के आगे। इसलिए अगर चारों नाचार कोई बात है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर जो है वो फिर एक केयर टेकर अरेंजमेंट के तहत महीना 2 महीने 3 महीने जितना है, तो ये सारी बातें स्टडी करने वाली हैं। इस पर कोई ब्लश होना, कोई रिएक्शन देना, कोई फ्रस्ट्रेट होना, कोई डेस्परेट होना, ये कोई इलाज नहीं है। मसाइल पैदा होते हैं तो लोगों की जिम्मेदारी हुकूमतों की उनको मिल के हल करें, उन्हें खामोशी से अंदर बैठ के बात करनी चाहिए थी। और अगर कोई कोरोना का खतरा है तो फिर सैकड़ों हज़ारों जाने जहां इंसानों की किसी मुश्किल में हो उसको दाव पर नहीं लगाया जा सकता। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गालिबन 29 जुलाई को यानी अगले महीने ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। फिर यानी 2-3 ऑप्शन हैं, लेकिन अहम बात यह है कि हमने ये देखा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसकी मुजफ्फराबाद में होती है। नून लीग पावर में आई तो नून लीग के प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले पील पार्टी पावर में आई तो पील पार्टी पावर, अब पीटीआई पावर में तो पीटीआई का होना जो होगा। ऐसे ही अब तक हुआ है ना सरदार साहब? देखिए पीटीआई तोड़फोड़ तो कर रही है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। उन्होंने नून लीग को भी तोड़ा है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर परेशानी का शिकार हुए। उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी नुकसान पहुंचाया, भी हाल ही से हमारे एक मेंबर असम्बली को ले गए हैं। ये बात तो है, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इस ख्वाहिश के जवाब में मुजाहिद साहब आप और हम बात कर सकते हैं जिनका दामन इस मामले में साफ हो। लेकिन राजा फारूक हैदर खान साहब तो खुद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे। इस वक्त जो लोग नवाज लीग में उनके 2/3 से ज़्यादा लोग वो हैं जो मेरे टिकट पर मेरे दस्तखतों से 2-3 मरतबा असेंबली में जाते रहे। तो अगर वो कल और वो कह रहे थे जी कि हमने हल्फ लिया हुआ है, और जिन साहब ने हल्फ दिया था, जिन पीर साहब ने, एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने हल्फ दिया था, वो उलमा मशाइख की सीट पर थे और जिन्होंने दवा करवाई थी हल्फ के बाद, सबसे पहले वो गए हैं, फिर उनका एक वजीर गया है। तो जो तोड़ फोड़ ये मकाफाती अमल है जो नवाज लीग ने तोड़ फोड़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ की थी, उसी तरह की तोड़ फोड़ का उन्हें अब सामना है। इसलिए भी शायद वो परेशान हो, और इस खदशे को रद्द नहीं किया जा सकता जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई की ख्वाहिश हो सकती है। ये ख्वाहिश दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। आज़ाद कश्मीर को सियासी तौर पर फतह नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमतों की जिम्मेदारी ये है कि वो मकबूजा इलाके को फतह करवाने के बारे में कुछ सोचा करें। आज़ाद कश्मीर को बार बार सियासी तौर पर फतह न किया जाए तो अच्छा है। 29 तारीख के अंदर पहले होते हैं वो तो इसी मौजूदा आइन के तहत बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें इजाफा किया जाता है तो बिल्कुल हम दोनों सूरतों में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फेयर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। हमारा 1946 से लेके पिछले इलेक्शन तक का रिकॉर्ड हमारा सामने है कि हम फेयर इलेक्शन में कामयाब होते रहे। अलबत्ता ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि 29 जुलाई को हुकूमत और असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में अबूरी इंतज़ाम हो सकता है आइन के ज़रिए, तो आज़ाद कश्मीर में भी टेम्परेरी कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस या चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए अबूरी चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाएं और वो इलेक्शन करवाएं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दोनों सूरतों में हम इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सरदार अतीक अहमद खान साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर। और कैमरे के पीछे से मुझे ये कहा जा रहा है कि आपके पास इतना ही वक्त है कि आप शुक्रिया कह के इजाज़त लें, तो मुजाहिद बिजली को इजाज़त दीजिए।